हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन वीडियो है, जिसके अंदर हम आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट अफेयर के जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर रहे हैं जुलाई मंथ 2022, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो करंट अफेयर्स का जो रिलेवेंस है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, वो आपको हर एक फेज़ के अंदर देखने को मिलता है। चाहे वो प्रीलिम्स का फेज हो, प्रीलिम्स के अंदर भी आपको आर्ट एंड कल्चर और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं या दूसरे जो सेक्शन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहे वो मेंस का सेक्शन हो, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक के साथ में जो कोरिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चाहे वो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू का समय हो, वहाँ भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उससे जो सवाल हैं वो पूछे ज़रूर जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हर एक फेज़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमें काफ़ी होलिस्टिक वे में, काफ़ी डिटेल में जो करंट अफेयर्स हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो हैं, ये सिचुएटेड हैं सतारा नाम की जो सिटी है महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। इन्हीं टेम्पल्स को, जो माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, इन टेम्पल्स को जाना जाता है दक्षिण काशी के रूप में भी। काशी बेसिकली बनारस का जो पुराना नाम है, उसे वाराणसी, बनारस, इसका पुराना नाम काशी है। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर भी वहाँ पे लोकेटेड है, तो काशी के नाम से इसको जाना जाता है। एंशिएंट समय में जो काशी की जो इम्पोर्टेंस है, वो एजुकेशन सेंटर के रूप में हुआ करती थी। जब हमारे यहाँ पे वैदिक एजुकेशन का एग्जिस्टेंस था हमारी कंट्री के अंदर में, तो बेसिकली माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं, इनको दक्षिण काशी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की अगर हम बात करें, टोटल यहाँ पे 5 टेम्पल्स हैं, जो 11th और 12th सेंचुरी के समय में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उनके अगर हम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो हेमाद पंथी नाम का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, उनके अंदर में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है इन माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को। अब ये माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर में क्यों थी? हमारा जो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी है, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। उन्होंने वहाँ पे विजिट के अंदर पाया कि इन टेम्पल्स को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिससे बेसिकली यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये एरिया है वो इमर्ज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की, तो इनको जो हेमाद पंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर इनको डेवलप किया गया है, हेमाद पंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसके अंदर डेवलप किया गया है। हेमाद पंथी जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है स्टूडेंट्स, जो देवगिरी के यादव हुआ करते थे, यादव डायनेस्टी एक बिलोंग किया करती थी। दौलताबाद देवगिरी को बाद में रीनेम कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दौलताबाद, बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वहाँ पे इन्वेड किया गया था 1300 के आसपास के समय में। तो स्टूडेंट, जो देवगिरी के जो यादव्स थे, उनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा इस आर्किटेक्चर स्टाइल को डेवलप किया गया था। हेमाद पंथी जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया था देवगिरी के जो यादव थे, उनके एक मिनिस्टर के द्वारा। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के पास में ही सिचुएटेड है स्टूडेंट्स ताराबाई भोंसले, उनकी जो समाधि है। इसके अलावा रानी यशोबाई भोंसले हैं, उनकी भी समाधि यहीं पे सिचुएटेड है। अभी रानी ताराबाई भोंसले कौन हैं? आप मराठा एम्पायर के बारे में जब रीड करोगे तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। ताराबाई भोंसले बेसिकली वाइफ हैं राजाराम भोंसले की। राजाराम भोंसले अब कौन हैं? राजाराम भोंसले थर्ड छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी के बाद में। सबसे पहले मराठा एम्पायर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया, बट हमको देखने को मिलता है 1600
1680 के पास में 1680 के समय में छत्रपति शिवाजी की है जो डेथ होती है। और छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद में जो संभाजी हैं, संभाजी यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे, बट संभाजी की भी डेथ 1689 के समय में हो जाती है। उसके बाद में पावर में आते हैं राजा राम भोंसले। राजा राम भोंसले की ही वाइफ होती हैं ताराबाई। ताराबाई को यहाँ पे ताराबाई ने कुछ समय के लिए रूल भी किया था। जब इनका जो छोटा बेटा होता है शिवाजी सेकंड, तो शिवाजी सेकंड के एक रिजेंट के रूप में, राजा के एक प्रतिनिधि के रूप में कुछ समय तक जो ताराबाई भोंसले हैं उन्होंने रूल भी किया। बट स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलता है कि मराठा एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ द शिवाजी एंड संभाजी, इवन राजाराम तक भी सही था, राजाराम भोंसले तक का जो समय है वो भी सही था। पर जैसे ही राजाराम भोंसले की जो डेथ होती है, ये लोग आपस में जो पावर को गेन करने के लिए लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। किसी ना किसी को जो पावर है, जो राज की जो गद्दी है वो चाहिए थी। इस वजह से कंटिन्यू वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है मराठाज के अंदर में। बट ताराबाई भोंसले का जो समय है 1700 से लेकर 1708 का जो समय है, उस समय में ये कंटिन्यू मुग़ल एम्पायर के साथ में रेजिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो मुग़ल एम्पायर कंटिन्यू इन्वेड कर रहा था हमारा जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे। अब आप सबसे पहले टाइम पीरियड को आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि जो 1700 का जो ताराबाई का जो समय दिखाया गया है, 1700 से 1708 का जो समय है जिस समय में ताराबाई ने रूल किया, तो उस समय में दिल्ली के अंदर जो मुग़ल के अंदर जो पावर के अंदर में हुआ करते थे वो थे औरंगजेब। अब औरंगजेब यहाँ पे शिवाजी के समय में भी थे, छत्रपति शिवाजी के समय में भी, संभाजी के समय में भी, और हमको देखने को मिलता है राजाराम। और राजाराम की जो वाइफ होती हैं ताराबाई भोंसले, ताराबाई भोंसले के समय में भी हमको देखने को मिलता है कि औरंगजेब यहाँ पे पावर में होते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए, 1658 1658 से लेकर 1707 तक, जो 1707 का जो समय है, 1658 से लेकर 1707 का जो समय है, इस समय में औरंगजेब ने रूल किया है। दिल्ली के अंदर वो पावर के अंदर रही हैं। तो महारानी जो ताराबाई हैं उनका भी यहाँ पे समाधि इस्टेब्लिश है माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो बेसिकली कृष्णा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। यहाँ पे कृष्णा और वेन्ना नाम की एक रिवर है, उसका यहाँ पे कन्फ्लुएंस है वो भी आपको दिखाई देता है, जहाँ पे माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स सिचुएटेड हैं। तो माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की। रानी ताराबाई भोंसले के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि 1700 से लेकर 1708 का जो समय है, उस समय में ये राजा जो इनके बेटे होते हैं वो शिवाजी सेकंड, उनके एक रिजेंट के रूप में, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में ये रूल करती हैं कुछ समय के लिए। और कंटिन्यू जो मुग़ल इन्वेडर्स हैं उनको इन्होंने रेजिस्ट किया, उनको इन्होंने स्टॉप किया। इवन इन्होंने मालवा का जो रीजन है, जो नर्मदा को जो क्रॉस किया था, इनके द्वारा ही मराठा एम्पायर को नर्मदा को क्रॉस करवाया था इन्होंने। तो ये बेसिकली ताराबाई भोंसले का कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के जो डीजी हैं या चेयरमैन हैं, यहाँ पे जब विजिट किए तो उन्होंने इस एरिया को देखा कि ये जो दक्षिण काशी का जो एरिया है माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेस साबित हो सकता है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इनको अगर यहाँ पे रीडेवलप किया जाए तो ये एक अच्छा एरिया इमर्ज हो सकता है टूरिस्ट प्लेस के रूप में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही अगर हम बात करें तो रामटेक माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यहाँ सिचुएटेड हैं कृष्णा नदी के किनारे पे। यहाँ पे जो समाधि हैं महारानी ताराबाई की, यशोबाई भोंसले हैं उनकी भी यहाँ पे आपको जो समाधि हैं वो देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें थी माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में। अभी उनकी 125 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है। अल्लूरी सीतारामा राजू एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे। उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें रंपा रिबेलियन है, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको यूनाइटेड करने में। स्टूडेंट, ट्राइबल कम्युनिटी का आपको रोल है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी संताल रिबेलियन हो, चाहे कोई भी आप रिबेलियन उठा के देख लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे रिबेलियंस हैं जिनके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चाहे 1932 के समय में जो हमारा लास्ट फेज़ था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, उस समय में रानी गैडिनलू हों, नागा जो नागा ट्राइब से बिलोंग किया करती थी रानी, नॉर्थ ईस्ट से हैं,
तो अल्लूरी सीतारामा राजू भी हमारे वही पर्सन हैं जिन्होंने ट्राइबल्स को यहाँ पे यूनाइटेड किया है। अल्लूरी सीतारामा राजू के 125 बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है। अभी इनकी एक जो स्टैचू है वो भी वहाँ पे लगाई गई है, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया है आंध्र प्रदेश के अंदर में। बेसिकली अल्लूरी सीतारामा राजू का 125 बर्थ एनिवर्सरी था और 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं रंपा रिबेलियन को। अब रंपा रिबेलियन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कब ये स्टार्ट हुआ था। 1922 के समय में रंपा रिबेलियन स्टार्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली अल्लूरी सीतारामा राजू को याद करते हुए उनको अपने जो ट्राइब्यूट्स हैं वो पेड किए हैं। बेसिकली अल्लूरी सीतारामा राजू को मन्यम वीरुडू के नाम से भी जाना जाता है। मन्यम मीन्स द फॉरेस्ट और वेरुडू का अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट के हीरो के रूप में इनको यहाँ पे याद किया जाता है अल्लूरी सीतारामा राजू को। अल्लूरी सीतारामा राजू की अगर हम बात करें 1897 के समय में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने कंटिन्यू ब्रिटिश जो अथॉरिटी हैं उनके अगेंस्ट में फ़ाइट किया, जो हमारा ईस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो फ़ाइट है वो क्यों किया था। ईस्टर्न घाट के रीजन के अंदर इन्होंने फ़ाइट किया है, बट स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि 1882 के समय में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आता है। 1882 का जो समय है उसके अंदर में एक फॉरेस्ट एक्ट आता है, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आएगा यहाँ पे। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके द्वारा काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिस की जाती हैं एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस। तो ऐसी एक एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती थी, उसको बोला जाता था पोडू। पोडू मीन्स द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे कुछ समय के लिए और फिर वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे, जब उस जगह की जो अगर हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होती है। तो स्टूडेंट्स मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जब 1882 के समय में आया तो उस समय में वहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उनके द्वारा जो पोडू की जो एक्टिविटी की जाती थी, जो पोडू की जो एक्टिविटी की जाती थी उस समय में जो ईस्टर्न घाट के रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो उसी के अगेंस्ट में हमारे जो अल्लूरी सीतारामा राजू हैं इन्होंने अपनी जो फाइट है वो की थी और रंपा रिबेलियन को लीड किया। उसके बाद में हमको देखने को मिलता है इसी वजह से इनको यहाँ पे हीरो ऑफ जंगल के रूप में मन्यम वेरुडू के रूप से जाना जाता है अल्लूरी सीतारामा राजू को। अल्लूरी सीतारामा राजू की वजह से ही हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, कंटिन्यू ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को रेजिस्ट किया है। ऐसे ही हमारे काफ़ी हीरोज़ हैं जो इंडिया के सभी पार्ट्स के अंदर में पाए जाते हैं, चाहे वो गोविंद गुरु हों जिन्होंने भील कम्युनिटी को इस तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, उनको यहाँ पे यूनाइट किया। ऐसे ही हमारे अल्लूरी सीतारामा राजू हैं जिन्होंने बेसिकली मद्रास फॉरेस्ट एक्ट और पोडू के अगेंस्ट में यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट किया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है मानगढ़ हिल लॉक के बारे में। स्टूडेंट जुलाई के अंदर में हमारे एक मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, उन्होंने बेसिकली हमारे नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी या नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस के रूप में डिक्लेयर करने से रिलेटेड बताया था कि अपना एक लेटर लिखा था कि मानगढ़ हिल लॉक है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया जाए। अब मानगढ़ अगर हम हिल लॉक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये वही जगह है जहाँ पे गोविंद गुरु हैं उन्होंने जो भील कम्युनिटी है उनके लोगों को इकट्ठा किया। बाद में जो हमारा अक्टूबर का जो मंथ आता है उस समय में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मानगढ़ धाम पे विजिट भी किए हैं। उन्होंने उसको बेसिकली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस बताया है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के एक वर्शिप के प्लेस के रूप में उसको डिक्लेयर किया है। मानगढ़ हिल लॉक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 17 नवंबर 1913
17 नवंबर 1913 को यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा में मानगढ़ हिल्लोक को चारों तरफ से घेर के गोलीबारी की गई। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलता है, तो जलियांवाला बाग का जो यहाँ पे मैसेकरे जो हुआ था, उसके अंदर जिस तरीके के आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, सेम इसी तरीके से जो बिना किसी वेपन के ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे इकट्ठे थे, उनको चारों तरफ से घेर के और उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई। उसके अंदर में 1500 के आसपास हमको जो भील कम्युनिटी के जो भील ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मानगढ़ हिल्लोक की, तो मानगढ़ का जो ये हिल्लोक है, जो ये पहाड़ी है, ये लोकेटेड है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। जब आप सदर्न राजस्थान के अंदर विजिट करते हो, जो गुजरात के साथ में जो टच करता हुआ एरिया है और कुछ एरिया यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी टच में होता है, तो ये वहाँ पे सिचुएटेड है मानगढ़ का जो ये हिल्लोक है, मानगढ़ की जो पहाड़ी है। बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा हुआ था कि गोविंद गुरु जो हैं, दयानंद सरस्वती जो हमारे आर्य समाज के फाउंडर थे, दयानंद सरस्वती, उनसे बेसिकली इंस्पायर थे। उन्हीं से इंस्पायर होते हुए इन्होंने जो संप सभा है 1883 के समय में एक सभा थी, संप सभा, संप सभा की स्थापना की, संप सभा को इस्टेब्लिश किया 1883 के समय में। आप देखिए कि 1883 के समय में इन्होंने बेसिकली गोविंद गुरु ने कौन सी सभा की स्थापना की, संप सभा की। संप सभा को बाद में 1903 के समय में एक मीटिंग होती है, 1903 के समय में संप सभा के पहला जो मीटिंग होती है, और इसको बेसिकली भगत मूवमेंट से भी वहाँ पे जोड़ा गया। इसी मूवमेंट के थ्रू बेसिकली गोविंद गुरु यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को इंस्पायर करते थे कि आपको जितनी भी इंटॉक्सिक एक्टिविटी हैं, जैसे ड्रिंक करना, जैसे स्मोकिंग करना, इन सब को छोड़ने की ज़रूरत है। और आपको कंटिन्यू यहाँ पे जो आपके अगेंस्ट में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट में जो बेसिकली फोर्स लेबर के लिए या टैक्सेशन पे करने के लिए आपको यहाँ पे तो गोविंद गुरु ने टैक्सेशन के अगेंस्ट में और फोर्स लेबर के अगेंस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको यूनाइट किया, उनको कंटिन्यू यहाँ पे इंस्पायर किया कि आपको फोर्स लेबर है उसे छोड़ने की ज़रूरत है और कोई भी इस तरीके से जो टैक्स है वो आपको देना नहीं चाहिए। तो उसी के अगेंस्ट में वहाँ पे जितनी भी रियासतें हुआ करती थी, जो मानगढ़ है उसके आसपास की जितनी भी रियासतें थी, वो बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं। और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने के बाद में बताया जाता है कि जो गोविंद गुरु हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी कंटिन्यू यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, या उनको यहाँ पे बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। उसी के अगेंस्ट में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है 1913 का जो 17 नवंबर है। स्टूडेंट्स, इसी जो मानगढ़ हिल्लोक के ऊपर जो बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा जो फायरिंग की गई, इसको ट्राइबल्स का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है इस इंसिडेंट को, क्योंकि बिफोर द जलियांवाला बाग राजस्थान के अंदर में मानगढ़ जो पहाड़ी है वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के अगेंस्ट में इस तरीके की जो फायरिंग का जो इंसिडेंट है वो हमको देखने को मिला। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गोविंद गुरु के बारे में। गोविंद गुरु बेसिकली जो 10th सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनसे काफ़ी डिफरेंट है, वो नहीं है। कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको दोनों को सिमिलर समझ लेते हैं। 10th सिख गुरु हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको 18th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलेगा। ये बेसिकली 20th सेंचुरी के आसपास है। गोविंद गुरु जो हैं, जो राजस्थान में जो भील कम्युनिटी है उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अपनी जो आवाज़ है वो उठाई थी। तो मानगढ़ हिल्लोक को यहाँ पे नेशनल मोन्यूमेंट, नेशनल इम्पोर्टेंस मोन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर करने से रिलेटेड एक हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लेटर लिखा गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। अगर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, विजन्ना भारती और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा एक बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर आचार्य पीसी रे का जो कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के अंदर में, जो फ्रीडम फाइटिंग के अंदर में, उसको यहाँ पे याद किया गया कि आचार्य पीसी रे ने उस समय में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया था। स्टूडेंट्स, आचार्य पीसी रे के बारे में अगर हम बात करें 1861 से लेकर
1944 तक इनका समय रहा है। इनको बेसिकली इंडिया के अंदर में केमिकल जो साइंस है उसके फादर के रूप में इनको जाना जाता है। फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। इंडियन बंगाली ये केमिस्ट रहे हैं, बंगाल से ये एसोसिएटेड रहे हैं और इन्होंने वहीं पे ही जो BCPL नाम से एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो इन्होंने स्टार्ट की थी PC रे ने, प्रफुल्ल चंद्र रे ने। जो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की, कौन सी स्टार्ट की थी? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब ये बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अभी प्रेजेंटली जो कोविड-19 का जो समय आया उस समय में भी ये न्यूज़ के अंदर में थी। अब ये उस समय में न्यूज़ के अंदर क्यों थी? स्टूडेंट्स, आपने HCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम की जो टैबलेट होती है इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जब कोविड-19 का फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था, जो फर्स्ट वेव का समय था, जो 2020 के समय में, ये जो टैबलेट है उसको 2020 के समय में हाइड्रोक्लोरोक्वीन नाम की जो टैबलेट है इसको बेसिकली इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया गया था। एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था कोविड-19 से उस टाइम में फ़ाइट करने के लिए। उस समय में जो वायरस की जिस तरीके की जो अटैक करने की जो क्षमता हुआ करती थी उसको ये डील करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इनिशियल फेज में, क्योंकि उस समय में कोई भी वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई थी कोविड-19 की डील करने के लिए। तो ये जो HCQ नाम की जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है, इसको बेसिकली बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा ही डेवलप किया जाता था। तो उस समय में भी जो आचार्य PC रे हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। अभी प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर इस वजह से हैं, इनके मेमोरी के रूप में जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और 2-3 इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा मिलके इनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे याद किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम आचार्य PC रे की बात करें तो आचार्य PC रे ने जो इंडियन साइंस कांग्रेस है 1920 के समय में, इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस को बेसिकली प्रिसाइड किया था और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से इनकी एक किताब है। हिंदू केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आचार्य PC रे का अगर हम जो इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर इन्होंने प्रिसाइड किया था 1920 की, उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स, इंडियन साइंस कांग्रेस का भी रिसेंटली भी एक फंक्शन है, जो एनुअल मीटिंग होती है वो ऑर्गेनाइज हुई है महाराष्ट्र का जो नागपुर नाम का जो सिटी है, जहाँ के ऑरेंज काफ़ी फेमस, आपको पता होगा नागपुर ऑरेंज, नागपुर के जो संतरे हैं वो काफ़ी फेमस है। जैसे इंडिया के अंदर नागपुर के अंदर हैं काफ़ी फेमस ऑरेंज मिलते हैं, वैसे ही सेम ऑरेंज USA के अंदर हैं जो फ्लोरिडा के अंदर मिलते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक है ऑरेंज से रिलेटेड, मुझे याद आया, एक ऑरेंज का सिमिलरिटी एक फ्रूट है किन्नू भी एक टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था दिसंबर के समय में, क्योंकि पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है। पंजाब, इवन नॉर्दर्न जो राजस्थान है, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, वहाँ पे भी तो किन्नू ऑरेंज इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। हम PC रे के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो PC रे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, PC रे बेसिकली 1920 का जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसको ये हेड किए थे। अब अगर हम बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में, स्टूडेंट्स, इंडियन साइंस कांग्रेस को 1914 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये आपको याद होना चाहिए कि इंडियन साइंस कांग्रेस को कब इस्टेब्लिश किया गया था। अभी रिसेंटली इसकी जो मीटिंग हुई है जनवरी में, वो 108 इसकी मीटिंग हुई है, 108वीं इसकी मीटिंग है। जब 1914 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है जो एशियाटिक सोसाइटी हुआ करती थी उसके प्रीमाइस में, उसका जो प्रांगण है उसके अंदर में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन साइंस कांग्रेस को, कैलकाटा के अंदर में। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी वही सोसाइटी है जिसको सर विलियम जोन्स ने 1784 के समय में इस्टेब्लिश किया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का जो समय है उस समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पीसी रे के बारे में थी, जिन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश की, हिंदू केमिस्ट्री के रिलेटेड किताब लिखी और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल नाम की जो कंपनी इस्टेब्लिश की, जिसी के द्वारा SCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो टैबलेट है वो डेवलप की जाती थी, जिसने कोविड-19 का जो फर्स्ट वेव था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। अगर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, तो उसका जो 4 साल के लिए यहाँ पे मेंबर बनते हैं। तो इंडिया यहाँ पे एक मेंबर के रूप में इसकी कमेटी में यहाँ पे इलेक्ट हुआ है। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की 2003 का जो कन्वेंशन है उसको डील करने से रिलेटेड ये कमेटी है। इस कमेटी के द्वारा बेसिकली यहाँ पे समय समय पे 4 साल के लिए मेंबर्स को चुना जाता है और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर मेंबरशिप यहाँ पे बताई गई है। जैसे एशिया पैसिफिक की जो मेंबरशिप होगी वो फिक्स है। जैसे लैटिन अमेरिका, या अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के जो मेंबर कंट्री हैं वो फिक्स हैं कि इतने ही मेंबर यहाँ पे चुने जाएंगे। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, उसका मेन काम ये है कि यहाँ पे बेसिकली ऐसे जो प्रैक्टिस हैं, ऐसे जो यहाँ पे जो हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे सेफ गार्ड करना है, उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उनको प्रमोट करना है, ये इसका मेन वर्क है जो हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इंडिया इससे पहले भी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो यूनेस्को की जो ये कमेटी है इसका मेंबर रह चुका है 2006 से लेकर 2010 तक, 2014 से लेकर 2018 तक, और अभी प्रेजेंटली 2022 से लेकर 26 तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा। इसी समय में इंडिया का एक क्लियर विजन है कि वो प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अगर हम इस कन्वेंशन की बात करें, 2003 के समय में ये कन्वेंशन आया था और इंडिया ने 2005 में जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका जो यूनेस्को का इस कन्वेंशन है उसको यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई किया। यूनेस्को की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, और यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे कल्चरल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर लोकेटेड है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस के अंदर में। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जिसको यहाँ पे स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, उसके अंदर 2021 के समय में दुर्गा पूजा को किया गया। उससे पहले कुंभ मेला है, योगा है। 2021 में यहाँ पे दुर्गा पूजा को जो स्टेटस है, जो यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में जो प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया। उससे पहले अगर हम इंडिया में बात करें तो कुंभ मेला है, जो कुंभ मेला है उसको यहाँ पे स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और उससे पहले जो योगा है उसको यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में प्रमोट किया गया था। स्टूडेंट्स इंडिया का यहाँ पे नॉमिनेट किया है अपना जो सबमिशन है गरबा, जो गुजरात के अंदर यहाँ पे एक डांस है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल आता है उसी समय में। तो जो दुर्गा पूजा का जो समय होता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसी समय में गुजरात के अंदर में जो नवरात्रि का जो समय होता है, दुर्गा पूजा का जो समय होता है, उस समय एक डांस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, उसको बेसिकली गरबा डांस बोलते हैं। डांडिया, गरबा, ये गुजरात के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है इन डांसेस को। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की यूनेस्को की, उसके मेंबर के रूप में भारत यहाँ पे इलेक्ट हुआ है 4 साल के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में। मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस वजह से भी न्यूज़ में है, हमारी जो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा 2 ऐसे प्लेस हैं जिनको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया है, तो उन्हीं से रिलेटेड 2 ऐसे मोन्यूमेंट हैं जिनको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। एक मोन्यूमेंट यहाँ पे वडोदरा से रिलेटेड है, संकल्प भूमि जो बनियान ट्री है वहाँ पे जो पाया जाता है वो वडोदरा के उस कैंपस के अंदर लोकेटेड है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनटचेबिलिटी से रिलेटेड या अनटचेबिलिटी को रिमूव करना या इरेडिकेट करने से रिलेटेड जो संकल्प है वो लिया था।
इस वजह से इस ट्री को यहाँ पे, इस कैंपस को यहाँ पे प्रमोट किया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में। सेकंड अगर हम बात करें तो सतारा के अंदर बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने जो एजुकेशन है वो प्राप्त की थी, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ उन्होंने प्राप्त की थी। प्रताप राव भोसले हाई स्कूल है, उसी स्कूल में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मराठी में लिखा हुआ सिग्नेचर भी है, तो इस वजह से उस स्कूल को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में। तो स्टूडेंट्स ये डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड अगर हम बात करें कि दो ऐसे जगह हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में बताना कि डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड एक सर्किट है उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड 5 ऐसी जगह हैं जिनको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है जिससे टूरिज्म को यहाँ पे इंक्रीज हो। ये स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू जो सर्किट्स हैं जो डेवलप करनी है हमारी गवर्नमेंट को, उसी के अंडर में है। तो डॉक्टर अंबेडकर सर का जो बर्थ है मऊ के अंदर हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। नागपुर के अंदर इनका महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड 5 ऐसे प्लेस हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जाएंगे अंबेडकर सर्किट के रूप में। तो आप बेसिकली उन 5 जगह के बारे में ज़रूर बताना, डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड वो कौन कौन सी 5 जगह हैं जिनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा अंबेडकर सर्किल के रूप में। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया था, तो आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हो। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी क्या होती है, अगर उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बेसिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक अथॉरिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। इसको यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 2010 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा जो एंशेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है उसका 2010 के अंदर अमेंडमेंट आया और उसी एक्ट के थ्रू यहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को 2010 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन करना है, प्रिजर्वेशन करना है ऐसे हमारे मॉन्यूमेंट्स जिनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सब यहाँ पे मेन वर्क है वो इसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा। हमारे जो कल्चरल इम्पोर्टेंस के जो प्लेस हैं, जो यहाँ पे कोई ऐसी साइट्स हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन इसी अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस करंट अफेयर के जो डिस्कशन है उसके अंदर हमने जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया उनको एक बार फिर से देखते हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इसका काम है। और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है स्टूडेंट्स? एंशिएंट साइट्स या एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है, उसका अमेंडमेंट आया था 2010 के समय में। तो 2010 में उसको अमेंड करते हुए इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया जिससे एंशिएंट साइट्स और एंशिएंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा 2 ऐसे प्लेस हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, जिनके द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया है। स्पेशल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर्स की कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में 2 ऐसी जगह हैं। एक ऐसी जगह है वडोदरा के अंदर में जो संकल्प ट्री वहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे अगर हम बात करें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा वहाँ पे अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम है उसको इरेडिकेट करने से रिलेटेड जो संकल्प है वो लिया गया था। दूसरी ऐसी जगह है जहाँ बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्होंने इस्टेब्लिश की और उन्होंने एजुकेशन गेन की। राव भोसले हाई स्कूल है जहाँ पे उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है सतारा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ली थी। तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर है मराठी के अंदर में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की यूनेस्को की, तो उसके मेंबर के रूप में इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है 4 साल के लिए। तो उसके बारे में हमने देखा, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा डॉक्टर पीसी रे हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनके द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की पहली, उसको इस्टेब्लिश किया गया। इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के रूप में या इंडियन जो केमिकल साइंस है उसके फादर के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हीं की जो कंपनी है बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसके द्वारा HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन की नाम की जो टैबलेट है वो डेवलप की जाती थी। बिफोर द कोविड-19 की जो वैक्सीन आए उससे पहले इस HCQ टैबलेट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने मानगढ़ हिल्लोक के बारे में देखा कि इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का जो मोन्यूमेंट है वो डिक्लेयर करने से रिलेटेड हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा आर्कोलॉजिकल साइट्स, आर्कोलॉजिकल जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे लेटर लिखा गया कि मानगढ़ हिल्लोक को यहाँ पे नेशनल इम्पोर्टेंस का मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने भील कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया था, उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। संप सभा की स्थापना की, जिस संप सभा का 1903 के समय में पहला सेशन हुआ, और उस समय में वहाँ के जो राजा लोग होते थे वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किए कि यहाँ पे कंटिन्यू गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भील कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, यूनाइट किया गया है। तो 1913 के अंदर हमको देखने को मिलता है कि 17 नवंबर को कैसे उनके ऊपर जो गोलीबारी है, जो फायरिंग है वो कर दी जाती है, और काफ़ी सारे हमारे जो भील कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। इसको ट्राइबल्स का जो जलियांवाला बाग है उसके नाम से भी जाना जाता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। इसमें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। स्टूडेंट्स हमने अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में देखा, जिन्होंने जो रंपा रिबेलियन है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मन्यम वेरुडू के नाम से इनको जाना जाता है लोकली, और ये 1882 का जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करते रहे कंटिन्यू, अल्लूरी सीतारामा राजू। तो इनकी 125 बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है, और जो रंपा रिबेलियन है उसके जो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। स्टूडेंट्स हमने माहोली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जहाँ पे बेसिकली जो टेम्पल्स बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसको हेमाद पंथी जो आर्किटेक्चर स्टाइल के रूप में डेवलप किया गया है। जो बेसिकली हेमाद पंथी एक मिनिस्टर हुआ करते थे, जो देवगिरी के जो यादव्स थे उनके एक मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इन टेम्पल्स को उस समय में डेवलप किया गया। वहीं जो माहौली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वहीं पे सिचुएटेड है महारानी ताराबाई भोंसले की समाधि। महाराणा ताराबाई भोंसले जिन्होंने एक रीजेंट के रूप में काम किया था, जो राजा राम हैं, छत्रपति शिवाजी के जो सन हैं, उनकी ये वाइफ थी महारानी ताराबाई भोंसले, और इन्होंने कंटिन्यू जो मुग़ल इन्वेडर्स हैं उनको यहाँ पे रेजिस्ट किया है, और मराठाज को यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश किया गया था महारानी ताराबाई भोंसले के द्वारा। तो ये हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू हर मंथ के जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो आपको अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स इसी तरीके से, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।